तो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में आप सभी का। और आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिजिक्स का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अभी पिछले वीडियो में ही हमने आपने मिलकर के डिस्कस किया था कि पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में जाना, अनपोलराइज लाइट क्या होती है और पोलराइज लाइट क्या होती है, इसको हमने समझा था। आज की इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन करने वाले हैं पोलराइजेशन का, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसमें हम उससे रिलेटेड और भी सारी चीजें समझने वाले हैं। और वो रिलेटेड चीजें जैसे कि पोलराइजर क्या होता है यानी ध्रुवक क्या है, एनालाइजर यानी विश्लेषक क्या होता है, और इससे रिलेटेड और भी कुछ चीजें इसमें आएंगी जिसपे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं या उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन में ही हम ये भी सीखेंगे कि जब हमें पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करनी है तो हम उसे कैसे प्रोड्यूस करें, किस तरीके का क्रिस्टल हम यूज करें और क्यों यूज कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम आज जानने वाले हैं और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए बिना डिले किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहले कहना चाहूंगी आपसे कि अगर इससे जस्ट पहले वाला वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जल्दी से उसे देख लीजिए। मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी आपको देने वाली हूँ, जिससे कि आप आसानी से अगर नहीं देख पाए हैं अभी तक तो उस वीडियो को देख लें। क्योंकि आज का ये वीडियो समझने के लिए, क्योंकि हम यहाँ करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन, हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे पोलराइज लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट को यूज करके पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करना है तो हम कैसे प्रोड्यूस करें। और अगर हमें पोलराइज्ड या अनपोलराइज्ड लाइट दी गई है और हम उसे चेक करना चाहते हैं कि ये लाइट पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड है या पार्शियली पोलराइज्ड है, तो हम उसे कैसे चेक कर पाए, यानी एनालाइजर का, विश्लेषक का प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं, उससे रिलेटेड चीजें भी आज हम समझने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमें पता होना चाहिए कि क्या होती है पोलराइज लाइट और क्या होती है अनपोलराइज लाइट। या हम लाइट यानी प्रकाश की बात ना करें, किसी भी वेव की बात कर रहे हो तो वहां भी हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो पोलराइज्ड वेव है वो क्या है या अनपोलराइज्ड वेव है वो क्या होती है। तो जल्दी से आप पिछला वीडियो रिवाइज कर लीजिए और अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो को पहले पढ़ लीजिए, फिर इस वीडियो को आप पढ़िए, जिससे आज का ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ जाए और इससे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछा जाए, आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप मिस ना करें। और बिना डिले किए हुए हम आज के वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आपसे कहना चाहूंगी कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में और देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन। फ्रेंड्स, ये डायग्राम देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि पिछले वीडियो में जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि अनपोलराइज्ड वेव क्या होती है और पोलराइज्ड वेव क्या होती है। आपने पढ़ रखा है कि अगर वेव हमारे जिस डायरेक्शन में जा रही है उस वेव के चलने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन पर, यानी हमारी अगर वेव इधर एक डायरेक्शन में जा रही है और वेव की चलने की, ये हमारी हो गई वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और इसके चलने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ये प्लेन है। ओके, इस प्लेन पर यानी वेव के चलने की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर प्लेन पर जितनी भी डायरेक्शंस पॉसिबल होंगी वाइब्रेशन के लिए, अगर इन सभी डायरेक्शन में वेव का वाइब्रेशन हो रहा है तो वो वेव हमारी अनपोलराइज्ड है। और अगर वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है उससे परपेंडिकुलर प्लेन पर केवल एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है तो ये वेव हमारी पोलराइज्ड है। और ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, शायद आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां एक बार फिर मैं कैमरे को यूज करूं और आपको पिछला वो डायग्राम भी दिखा देती हूं। देखिए, हम लोगों ने कुछ ऐसा यूज किया था, है ना, और ये प्लेन, ये पेपर प्लेन है
और इस प्लेन के ऊपर अगर हम ऐसे परपेंडिकुलर इस पेन को खड़ा कर दे, साइड से देखें तो ऐसा, ये पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, बिल्कुल इसी तरीके से एक्सप्लेन किया है। और इस पेन जो है, ये पेन वेव की चलने की डायरेक्शन है और उससे परपेंडिकुलर ये जो पेपर का प्लेन यानी ये वाला प्लेन है, ये इस वेव के चलने की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर प्लेन है। तो इस पेपर पर जो हमने ये एरोज बनाए हैं, ये सारे एरोज क्या दिखाते हैं, वेव के वाइब्रेशन की डायरेक्शन। और ये सारी वाइब्रेशन की डायरेक्शन इस जो वेव के चलने की डायरेक्शन है, यानी वेव प्रोपेगेशन की जो डायरेक्शन है, तरंग के संचरण की जो दिशा है, ये संचरण की दिशा कही जाएगी जिधर वेव जा रही है। तो इससे ये सारे वाइब्रेशन परपेंडिकुलर हैं। अगर इन सबको रोक दिया जाए और सिर्फ एक को अलाउ किया जाता है, ये तरंग की चलने की दिशा से लंबवत यानी वेव प्रोपेगेशन डायरेक्शन से परपेंडिकुलर, अगर सिर्फ एक वाइब्रेशन है तो ये पोलराइज्ड है, और अगर ये सारे वाइब्रेशंस प्रेजेंट हैं तो ये अनपोलराइज्ड कही जाती है। अब हमें आज क्या करना है, हमें अनपोलराइज्ड से पोलराइज्ड लाइट कैसे प्रोड्यूस करनी है, ये चीजें हमें यहां पर सीखनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो मैकेनिकल वेव है उसी की बात करें, क्योंकि आसानी से हम मैकेनिकल वेव को ही देख पाते हैं। जैसे अगर हम एक रस्सी की बात करें, स्ट्रिंग की बात करते हैं, है ना, तो आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, हम लोगों ने कई बार इस एग्जाम्पल को डिस्कस भी किया है कि अगर एक रस्सी हम लें और उसकी एक एंड को हम बांध दें और दूसरे एंड को पकड़ करके हम ऊपर नीचे उसे हिला दें, मूव करा दें, है ना। एक रस्सी आपने ली, इसके एक एंड को आपने यहां पे बांध दिया और जो दूसरा एंड है इसको पकड़ा और ऊपर नीचे इसको आपने मूव करा दिया। तो जब इसको हम ऊपर नीचे मूव कराते हैं तो यहां पल्स प्रोड्यूस होगा जो रस्सी से होके आगे जाता है। अगर इसी एंड को हम लगातार ऊपर नीचे करते रहते हैं तो लगातार यहां से वेव आगे बढ़ती रहती है, ये आपने देखा है। इसमें भी अगर आप जानना चाहें तो हम फिर से एक बार कैमरे पे आकर थोड़ा सा आपको बताएंगे कि मान लीजिए ये रस्सी है, इसके एक एंड को बांध दिया और दूसरे एंड को पकड़ करके आप ऐसे इसको मूव करा दीजिए, तो आप देखिए ऐसे करके इसमें से पल्स जाती है। लगातार इसके एक एंड को बंधा रहने दे, दूसरे को आप ऊपर नीचे ऐसे हिलाते रहिए, तो यहां से ये वेव्स आगे चलती हुई आपको दिखाई पड़ती हैं। हम उसी की यहां पर बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरीके की आप वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसे हम ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल कहते हैं। अभी तक के पिछले वीडियोस में आप ये पढ़ते आ रहे हैं कि ये आपकी ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ तरंग है। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो आप पढ़ रहे हैं अनुप्रस्थ वेव की बात, तो फिर से एक बार याद दिलाएं आपको कि यहां जब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव की, तो ट्रांसवर्स वेव का ही पोलराइजेशन हो सकता है। अगर आपकी वेव लॉन्गिट्यूडनल है तो लॉन्गिट्यूडनल में पोलराइजेशन नहीं हो पाता है, और वो इस डेमोन्स्ट्रेशन से आपको क्लियर भी होता जाएगा। यहां अब इमेजिन करिए कि ये जो वाइब्रेशन है, अभी हमने क्या बात की, ये हमारी वेव जा रही है और ये वाइब्रेशन हो रहे हैं। तो यहां देखिए वेव प्रोपेगेशन डायरेक्शन से परपेंडिकुलर केवल एक ही तो हमने वाइब्रेशन की बात की। अगर इसमें सिर्फ एक ये वाइब्रेशन ना हो करके और भी वाइब्रेशन हो, मान लीजिए इधर से भी वाइब्रेशन हो रहे, मतलब जितना हमने डिस्कस किया था अभी इसके पहले आपको बताया कि वेव प्रोपेगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन में, इस केस में जो दिखाया वहां सिर्फ ये एक वाइब्रेशन हम ले रहे हैं, लेकिन अगर इसमें ये सारे वाइब्रेशंस प्रेजेंट हो जाएं, है ना, तो ये क्या होगा आपका, तब ये अनपोलराइज्ड कही जाएगी, अध्रुवित कही जाएगी। और अभी हम इमेजिन करें कि रस्सी का जो वाइब्रेशन हो रहा है वो सिर्फ
एक ही डायरेक्शन में ना हो बल्कि और भी सभी डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो। तो उसके लिए हमने अभी जो डायग्राम आपको दिखाया था, जरा उस डायग्राम में हम आ जाते हैं जिससे आप उसको आसानी से और देख करके समझ पाए। आप उसे ड्रॉ भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 डायमेंशनल डायग्राम होता है, थोड़ा सा समझने की बात होती है, समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भले ही हो लेकिन आप आराम से कर पाएंगे। ये बहुत ही आसान तरीके से आज आप यहाँ पे पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहां देखिए जरा सा, ये डायग्राम है हमारे पास। इसमें ये पहला वाला आप डायग्राम देखिए, एक तो ये देखिए ये जो दिखाया जा रहा है आपको, यानी ये ऐसे चल रहा है, ये आपकी रस्सी की जो हमने अभी वाइब्रेशन बताई थी वो चीज हो गई। इसमें आप देखिए एक ये शेडेड आपको ये दिखाया गया है ना, ये वाली चीज देखिए, ये किस चीज की कौन सी वाइब्रेशन शो कर रही है? जो पहली वाली है उससे जस्ट परपेंडिकुलर। एक बार फिर कैमरे में आते हैं जरा सा, जिससे आपको मैं ये 3 डायमेंशनल को एक्सप्लेन कर पाऊं। देखिए फ्रेंड्स, एक जो आपने रस्सी की वाइब्रेशन देखी है ना, आप समझ लीजिए कि इस वाले डायग्राम में पहली जो ये वाइब्रेशन वो आपने देखी, और इसी ऐसे आप देख पाए अगर, है ना। तो दूसरा जो इसमें डैश डैश करके जो चल रहा है, ये वाला जो डैश डैश करके चल रहा है, उसको आप ये वाली वाइब्रेशन, मतलब रस्सी ऐसे 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 वाइब्रेशन और ऐसे वाइब्रेशन, ओके। एक इधर से ऐसे करके ये वाइब्रेशन चल रही है, तो ये जो दूसरी वाली है ये ऐसे करके वाइब्रेशन चल रही है। 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वाइब्रेशंस को हमने अपने यहाँ पे लिया, ठीक। और पिछले वीडियो में आपने देखा था कि ये जो पूरा स्टार है ना, ये पूरे सारे जितने डायरेक्शंस हैं, इसको हम एक ये और एक ये के टर्म्स में आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि अदर कोई भी वाइब्रेशन है उसको हम 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करके ले सकते हैं। यानी अगर ये वाइब्रेशन है, इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और दूसरा कंपोनेंट इधर आ जाएगा, यानी ये वाइब्रेशन और ये वाइब्रेशन, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाइब्रेशन सफिशिएंट हैं इन सारे वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसीलिए याद होगा पिछले वीडियो से कि हम इस स्टार से अनपोलराइज्ड लाइट को, आध्रुवित प्रकाश को, या फिर एक एरो और एक डॉट से भी इसीलिए रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसका पूरा एक्सप्लेनेशन वहां पर है। अगर कुछ भी भूल रहे हैं तो जल्दी से उसे रिवाइज करिएगा। तो फ्रेंड्स, इस एक्सप्लेनेशन से आपने यहां जो मैंने डायग्राम आपको दिखाया हुआ है उससे आप समझ पा रहे होंगे कि एक तो ये वाइब्रेशन हो गया, कौन सा वाला? आपका ये वाला, ओके। और दूसरा आपका ये वाला जो वाइब्रेशन है वो पहले वाले से जस्ट परपेंडिकुलर ये वाला वाइब्रेशन हो गया। अब वेव के चलने की डायरेक्शन कौन सी? ये वाली चलने की डायरेक्शन। यानी इसके ऊपर आप ये पेन को खड़ा करिए और ऐसे ऑब्जर्व करिए, ये चलने की डायरेक्शन हो गई वेव की, और ये वाला जो वाइब्रेशन है, यानी जो ये वाइब्रेशन हो गया वो, और जो दूसरा ये वाला है, वो जो डैश डैश करके आपको हमने शो किया है, वो वाला आपका वाइब्रेशन हो गया। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये डायग्राम तो समझ में आ गया होगा। अगर आप इतना समझ गए हैं डायग्राम को, तो अब आगे आप बहुत आसानी से चीजों को समझने वाले हैं। देखिए कैसे करेंगे अब हम आगे। यानी आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि हमने ये एक ली है S1 स्लिट, ओके। अब स्लिट में कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। आप स्लिट भी कैसे इमेजिन करें, जैसा अभी हम लोगों ने एक पीस ऑफ पेपर या हार्डबोर्ड लिया था, है ना। तो आप यहां से देखिए, फिर से हमें कैमरे की जरूरत पड़ने वाली है, अभी थोड़ा और चीजें आपको बताऊं। ये जैसे हार्डबोर्ड हमने ले रखा और इसमें यहाँ पे कट लगा दें, है ना, तो उसी को स्लिट S1 आप देख रहे हैं। जो यहाँ पर ये जो स्लिट S1 है, बिल्कुल वही चीज है। एक हार्डबोर्ड आपने लिया और उस पर यहाँ पे कट लगा दें, यानी यहाँ पे स्लिट बन गई, खाली जगह हो गई। अब आप सोचिए, एक रस्सी लें और उसका एक एंड आपने इधर पकड़ा और दूसरा एंड स्लिट में से निकाल करके जाके वॉल से बांध दिया। जैसे यहाँ पे ये वॉल दिखाया गया, बी पॉइंट पे आप देख रहे हैं, ये वॉल टाइप का दिखाया गया है। तो स्लिट S1 और स्लिट S2 से पास करा के, स्लिट मतलब यहाँ पे खाली जगह, कट लगा दिया हमने, वही है स्लिट, ठीक है। उससे पास करा के आपने बांध दिया। अब आपने क्या किया, रस्सी को ऊपर नीचे हिलाया, तो उससे वेव, ऐसे वेव चलेगी, है ना,
और अगर यहाँ पे ऐसे कट लगा है तो ये ऐसे ऐसे करती हुई वेव यहां से बाहर निकल जाएगी। ओके, लेकिन आप सोचिए कि अगर स्लिट आपका ऐसे, स्लिट ये लंबा आपने काटा, ठीक है, स्लिट ऐसा है और ऐसे ही वेव जा रही है तो स्लिट में से निकलती हुई चली जाएगी। लेकिन अगर ये स्लिट लंबा है और वेव को आप ऐसे वाला वाइब्रेशन करा रहे हैं रस्सी को, तो ये यहां जब पहुंची तो स्लिट तो ऐसी और वाइब्रेशन ऐसी, दोनों क्रॉस आ गए, ये आपकी स्लिट, और ऐसे ऐसे वाइब्रेशन यहां पहुंचते ही स्लिट उसको रोक देगी और दूसरे साइड वो क्रॉस करके वो वाली वाइब्रेशन नहीं जाने पाएगी। तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी। अभी हम फिर आएंगे इसको अपने डायग्राम से यहां से समझते हैं कि आप देखिए फ्रेंड्स कि हमने क्या किया कि एक हार्डबोर्ड लिया, ठीक है, उस पे हमने एक स्लिट काटा, यहां आपकी ये स्लिट आपने रखी, ठीक है, और ये रस्सी को स्लिट में से आपने पास कराया और स्लिट जैसे ये स्लिट है ना ऐसी, यहां से अगर यही वाइब्रेशन आपने कराए तो अब ये वाइब्रेशन स्लिट से एज सच निकलते हुए चले जाएंगे, है ना, स्लिट ने उसको नहीं रोका। लेकिन अगर स्लिट ऐसी है और वाइब्रेशन आप ऐसे यानी उससे जस्ट परपेंडिकुलर करा रहे हैं, स्लिट पे पहुंचते ही ये स्लिट हो गया और वाइब्रेशन ऐसे, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गए और अब कुछ भी वाइब्रेशन स्लिट को क्रॉस करके दूसरी साइड नहीं जाने पाएगा। यानी अगर वाइब्रेशन और आपकी स्लिट दोनों क्रॉस हैं तो उससे निकल करके कुछ भी दूसरे साइड नहीं पहुंचेगा और स्लिट ब्लॉक कर देगी उस वाइब्रेशन को। बस इसी चीज को हम यूज करने वाले हैं अनपोलराइज्ड लाइट से पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए। देखिए कैसे वो अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो पोलराइज हो जाएगी। अगर लाइट की बात करेंगे तो लाइट के हिसाब से भी हम क्रिस्टल पे आएंगे। अभी तो हम यहाँ किसी भी वेव की बात कर रहे हैं, किसी भी ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में तो पोलराइजेशन हो ही नहीं सकता। तो यहां देखिए ये S1 स्लिट है ना, और S1 जो स्लिट है इसके सामने अनपोलराइज्ड लाइट है। क्यों? क्योंकि एक ये और उससे जस्ट परपेंडिकुलर ये वाला वाइब्रेशन, ठीक है। अब इस 3D को आप समझ पा रहे होंगे। कोई भी डाउट आपको अगर रहता है तो आप तुरंत कमेंट में लिखिए, मैं दोबारा से आपको अलग से वीडियो देके उसको एक्सप्लेन कर दूंगी जो भी आपका डाउट होगा। तो यहां आप देखिए, आप स्लिट के सामने जैसे ही पहुंचेंगी ये अनपोलराइज्ड लाइट यानी S1 स्लिट के सामने, मान लीजिए इसे हम कहते हैं जोन 1, जोन 1 से अनपोलराइज्ड लाइट चली और आपकी स्लिट S1 के सामने पहुंची, तो जो वाइब्रेशन स्लिट से पैरेलल है, देखिए ऐसे वाइब्रेशन स्लिट के पैरेलल है तो एज सच निकल जाएगा। वो वाइब्रेशन जो स्लिट के पैरेलल है वो ऐसे चला गया कहां, जोन 2 में, ये जोन 2 में आ गया मान लीजिए, ठीक है। लेकिन जो वाइब्रेशन स्लिट को क्रॉस कर रहा था, स्लिट आपकी अगर ऐसे है तो वाइब्रेशन आपका ऐसे था, वो जोन 2 में यानी यहां पर नहीं पहुंचा। क्लियर? तो ये चीज आपने देखा कि क्रॉस्ड वाइब्रेशन को आपकी स्लिट S1 ने रोक दिया, तो दूसरे साइड यानी जोन 2 में कोई भी लाइट जो कि स्लिट से या कोई भी वाइब्रेशन जो कि स्लिट से क्रॉस्ड था, 90 डिग्री के एंगल पे था, वो वहां पर नहीं पहुंचने पाया, ठीक है। ये आपका है जोन 2, जिसका इफेक्ट क्या हुआ कि जोन 2 में यानी यहां पर सिर्फ वही वाइब्रेशन होंगे जो कि इस स्लिट से पैरेलल हैं। ओके, तो जोन 1 में यानी यहां पर तो लाइट अनपोलराइज्ड होगी, लेकिन जैसे ही स्लिट S1 से निकल करके जोन 2 में आया, लाइट आपकी पोलराइज्ड हो जाएगी। अभी हम सिर्फ वेव की बात कर रहे हैं, तो वेव जोन 1 में वेव आपकी अनपोलराइज्ड है और जोन 2 में वेव आपकी पोलराइज्ड हो जाएगी। अब हमने यहां वेव कहा, अभी यहां लाइट की बात नहीं करेंगे, लाइट में भी बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, लेकिन
हमने यहाँ रस्सी का एग्जांपल लेकर के, स्लिट लेकर के आपको मैकेनिकल वेव की बात करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैकेनिकल वेव अनपोलराइज्ड है जोन 1 में, और जोन 2 में मैकेनिकल वेव पोलराइज्ड हो गई। अच्छा, स्टार से हम रिप्रेजेंट करते हैं अनपोलराइज्ड को, अनपोलराइज्ड वेव को, लेकिन उसी को हम पिछले वीडियो में देखा एक एरो और एक डॉट से रिप्रेजेंट करते थे। क्यों ऐसा? इसलिए करते हैं क्योंकि दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में हम बाकी जितने भी डायरेक्शन है उनको ब्रेक करके आराम से लिख पाते हैं, यानी ये दो डायरेक्शन सफिशिएंट हैं इन सभी डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस बात में कोई भी कंफ्यूजन है तो पिछले वीडियो को प्लीज फिर से एक बार आप देखिए, ठीक है। और यही रीजन है जो यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है कि हमने यहाँ जोन 1 में पोलराइज्ड लाइट के लिए दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस को ले रखा है, यानी ये जो दो डायरेक्शन है म्यूचुअली परपेंडिकुलर जोन 1 में, वो पूरे स्टार वाली जितनी भी डायरेक्शन आ रही हैं उन सबको शो कर रहा है। और इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि जब स्लिट पर अनपोलराइज्ड लाइट गई तो पैरेलल वाली तो निकल के जोन 2 में आई, लेकिन ये क्रॉस वाली, जो क्रॉस वाली डायरेक्शन है वो रोक दी गई, है ना। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए पूरा स्टार जाकर के किसी स्लिट पर इंसिडेंट होता है, ये स्लिट है हमारी, है ना, तो जो स्लिट के पैरेलल वाली जो डायरेक्शन जाएगी वो तो एज सच निकल जाएगी स्लिट से, है ना। जो क्रॉस वाली डायरेक्शन जाएगी, यानी ये वाली जो डायरेक्शन पहुंची वो क्रॉस हो गई, यहां से वो बाहर नहीं निकली। लेकिन कोई और डायरेक्शन, मान लीजिए ये हमारी स्लिट है और वाइब्रेशन ऐसे वाला जो गया, तो इस वाइब्रेशन के दो कंपोनेंट हुए, एक पैरेलल टू द स्लिट और एक परपेंडिकुलर टू द स्लिट, है ना। एक पैरेलल टू द स्लिट, एक परपेंडिकुलर टू द स्लिट। और जो पैरेलल होगा कंपोनेंट, है ना, फिर से एक बार देखिए, मैं फिर से एक बार यहाँ पे इस चीज को एक्सप्लेन कर दूं कि आप इसे कंफ्यूज मत होइएगा, हम दोनों तरीके से बता सकते हैं। चाहे हम अनपोलराइज्ड लाइट जो आपको दी गई है उसको पहले ही दो कंपोनेंट में ब्रेक करके दिखा दें, वो भी वही बात कहता है, या अगर आप स्टार के शेप को लेकर के चल रहे हैं, हम ये कहें कि आपकी स्टार के फॉर्म में जो वेव है, अनपोलराइज्ड वेव है, ये पूरा स्टार किसी स्लिट पर आप इंसिडेंट कराए, है ना, तो इसमें का ये वाला कंपोनेंट जब स्लिट पर आया, स्लिट के पैरेलल, तो ऐसा स्लिट से निकल जाएगा। इसमें का ये वाला कंपोनेंट जब स्लिट के सामने आएगा तो स्लिट से क्रॉस होगा, इसका मतलब दूसरे जोन पे कोई भी लाइट नहीं जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और वाली, मतलब जो किसी एंगल पर है, वो जाकर के स्लिट पर जब इंसिडेंट होगी, ठीक है, तब क्या होगा, तब कुछ ऐसा केस आ जाएगा। ये हमारी हो गई मान लीजिए स्लिट, है ना, इससे किसी एंगल पर वाइब्रेशन है वेव का जो इंसिडेंट हुआ, तो इस वाइब्रेशन को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में हम रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके दो घटक हम ले सकते हैं जो एक दूसरे से लंबवत हैं, एक तो पैरेलल टू द स्लिट आ जाएगा और दूसरा परपेंडिकुलर टू द स्लिट आ जाएगा। जो कंपोनेंट स्लिट से पैरेलल होगा वो स्लिट के दूसरी तरफ निकल जाएगा एज सच, और जो कंपोनेंट स्लिट के परपेंडिकुलर आएगा वो नहीं जाएगा। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब पूरा स्टार शेप वाली अनपोलराइज्ड लाइट एक स्लिट पर इंसिडेंट होगी जाकर के, है ना, अनपोलराइज्ड लाइट जब स्लिट पर इंसिडेंट होगी जाकर के, तो पहले तो जो सीधे सीधे पैरेलल कंपोनेंट है स्टार में से, जो पैरेलल कंपोनेंट था वो एज सच स्लिट में से बाहर चला गया क्योंकि स्लिट से पैरेलल है। जो क्रॉस कंपोनेंट है वो बिल्कुल नहीं जाएगा स्लिट को क्रॉस करके, जो किसी और एंगल पे है, यानी ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर, तो ये दो कंपोनेंट में ब्रेक हुआ। जो कंपोनेंट स्लिट के पैरेलल आया, जो कंपोनेंट स्लिट के पैरेलल आया वो तो निकल गया, और जो स्लिट को क्रॉस किया वो नहीं निकला। तो रिजल्ट क्या हुआ, जो पूरा स्टार किसी स्लिट पर इंसिडेंट हुआ तो सिर्फ और सिर्फ स्लिट के पैरेलल वाले कंपोनेंट तो क्रॉस होकर के पार करके स्लिट के दूसरी तरफ जोन में गए, और बाकी कंपोनेंट कोई भी नहीं गए। तो रिजल्ट क्या होगा कि पूरा स्टार शेप का, यानी अनपोलराइज्ड लाइट
जब इंसिडेंट होगी एक स्लिट पर, तो स्लिट को क्रॉस करके जोन 2 में सिर्फ और सिर्फ स्लिट के पैरेलल S1 स्लिट के जो पैरेलल कंपोनेंट है वाइब्रेशन के, कंपन के, वही जोन 2 में जा पाएंगे। रिमेनिंग कंपोनेंट जोन 1 में ही रोक दिए जाएंगे। ओके, तो स्लिट S1 ने यहां क्या काम किया? अनपोलराइज्ड लाइट को, ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है यहां पे, उसको जोन 2 में उसने पोलराइज करके दिया। यानी स्लिट S1 का काम हुआ यहां पे पोलराइज करना, ध्रुवित करना, वेव को, तरंग को ध्रुवित करना। ओके, इसलिए यहां इस एक्सपेरिमेंट में स्लिट S1 को हम कहेंगे पोलराइजर, वो स्लिट, वो डिवाइस जो कि अनपोलराइज्ड, अध्रुवित तरंग को पोलराइज्ड वेव यानी ध्रुवित तरंग में कन्वर्ट कर दे रही है, उसी डिवाइस को हम कहेंगे पोलराइजर यानी ध्रुवक। ओके, तो यहाँ पे S2 क्या कर रहा है फिर, आइए देख लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होने वाला है ये चीज। तो अब देखिए, जोन 2 पर आपने देखा कि जोन 2 में जो वेव है वो पोलराइज्ड हो गई है। किससे? स्लिट S1 से इस वेव को पोलराइज कर लिया। यानी अब वेव चलने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन के वाइब्रेशन हो रहे हैं। और वो कौन से वाइब्रेशन है? जो कि स्लिट S1 से पैरेलल थे, है ना, क्योंकि S1 ने ही पोलराइज किया, तो S1 के पैरेलल जो वाइब्रेशंस हैं वही जोन 2 में आए। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस पोलराइज्ड लाइट को, जो जोन 2 की पोलराइज्ड लाइट है, उस पोलराइज्ड लाइट को हमने दूसरी स्लिट लिया, S2 स्लिट, उस पर इंसिडेंट कराया, यानी स्लिट S2 पर आपतित कराया, इंसिडेंट कराया। अब देखिए, अगर स्लिट S1 और स्लिट S2 दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, जैसा कि ये पहले वाले डायग्राम A में आपको दिखाई पड़ रहा है, तो अगर S1 और S2 पैरेलल हैं, तो जो वाइब्रेशन S1 से निकल पाए वो ऐसे के ऐसे ही S2 से भी निकल जाएंगे। ठीक है, S1 से पोलराइज लाइट आई जोन 2 में, और अगर S1 और S2 दोनों पैरेलल हैं, तो जोन 3 में भी, जोन 3 आप कौन सा, किसको बोलेंगे? इसको हम कहेंगे जोन 3, है ना। जोन 3 में भी हमें एज सच जो जोन 2 में वाइब्रेशंस है, जितना वेव जोन 2 में है उतना ही वेव हमें जोन 3 में मिलेगा, अगर S1 और S2 दोनों एक दूसरे से पैरेलल हैं तो। ठीक है, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, और आराम से आप समझ पा रहे हैं इसको। लेकिन अब अगर हम S1 को एज सच रखें, जैसा ये है S1 को वैसे ही रखें, लेकिन S2 को उसकी जगह पर हम रोटेट करना शुरू करें। ठीक है, रोटेशन से क्या मतलब है, तो देख लीजिए क्या मतलब है रोटेशन से फ्रेंड्स। ये स्लिट S1 है और इसमें अगर स्लिट S2 हम काट लें, अब हमने पहले दोनों पैरेलल, ठीक है, फिर हमने क्या किया, S2 को रोटेट करना है, यानी ये ऐसा था, इसको हमें रोटेशन देना है। तो जब हम रोटेशन देंगे, दोनों स्लिट पैरेलल, और अगर S2 को रोटेट करेंगे तो ये धीरे धीरे ऐसे करके पूरा रोटेट करेगी 360 डिग्री से। जब ये पूरा एक राउंड घूमेगा, यानी 360 डिग्री से घूमेगा, तो देखिए दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल, जैसे ही 90 डिग्री घूमा, ये कैसा हो गया, क्रॉस, है ना। दोनों स्लिट के बीच 90 डिग्री का एंगल, फिर ये 180 डिग्री घूमा, फिर पैरेलल हो गया, और फिर ये घूमा और 90 डिग्री, तो ये फिर क्रॉस हो गया, फिर घूमा तो फिर पैरेलल हो गया। तो जब ये पूरा 360 डिग्री घूमेगी स्लिट S2, है ना, यहां जो S2 देख रहे हैं आप, जब वो पूरा एक राउंड लगाएगा 360 डिग्री का, तो उसमें 2 बार पैरेलल और 2 बार क्रॉस की कंडीशन आ रही है। आप घुमा के देख लीजिए, पैरेलल, एक 90 डिग्री घुमा क्रॉस, फिर 180 पे पैरेलल, फिर 270 पे क्रॉस, फिर 360 पे पैरेलल। तो 360 पे जो तीसरी बार पैरेलल आप देख रहे हैं, वो तो पहली वाली कंडीशन पे ही लौट आया। तो 360 के रोटेशन पे 2 बार S1 और S2 पैरेलल और 2 बार एक दूसरे से क्रॉस कंडीशन में आ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहां क्या हुआ कि S2 को जब हम रोटेशन देंगे 360 डिग्री, यानी पूरा एक सर्कल रोटेट करने पर S1 और S2 2 बार पैरेलल होंगे और 2 बार क्रॉस, है ना।
तो पैरेलल जब होंगे तो देखिए जोन 2 की वेव एज सच जैसे कि है वैसे ही जोन 3 में पहुंच जाएगी। लेकिन जब जब S1 और S2, दूसरे नीचे वाले डायग्राम पे देखिए, S1 और S2 एक दूसरे से जब जब क्रॉस होंगे, तो यहां देखिए जोन 2 में वेव पोलराइज्ड है, जहां वेव चलने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन पर केवल एक ही वाइब्रेशन, एक ही डायरेक्शन का वाइब्रेशन हो रहा है। और वो वाइब्रेशन कैसा है? वो वाइब्रेशन S1 स्लिट के पैरेलल है। और अगर S1 और S2 क्रॉस हो गए, यानी S1 और S2 क्रॉस हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि जोन 2 की जो पोलराइज्ड लाइट है उसका वाइब्रेशन और स्लिट S2 ये क्रॉस हो गए, है ना। जो जोन 2 की पोलराइज्ड लाइट है उसका वाइब्रेशन और स्लिट S2 क्रॉस हो गए। तो जैसा भी हम लोगों ने ये स्लिट S1 के केस में देखा था कि अगर वाइब्रेशन इस स्लिट को क्रॉस करता है तो इससे आगे क्रॉस करके वो वाइब्रेशन नहीं जा सकता, यानी स्लिट को पार करके वाइब्रेशन नहीं जा सकता। और ये चीज यहां स्लिट S1 पर भी लागू हो जाएगा। तो क्या होगा? वाइब्रेशन की डायरेक्शन और स्लिट S2 की डायरेक्शन क्रॉस हो गई। अगर स्लिट S1 और स्लिट S2 क्रॉस हुए तो जोन 2 में पोलराइज्ड लाइट की वाइब्रेशन और स्लिट S2 की डायरेक्शन एक दूसरे से क्रॉस हो गए, जिसकी वजह से जोन 3 में क्रॉस करके जाने वाली कोई भी वेव नहीं बचेगी। दैट मीन्स जब जब स्लिट S1 और S2 पैरेलल होंगे तो जोन 2 की पोलराइज्ड लाइट एज सच पहुंच जाती है जोन 3 में। ओके, जब जब स्लिट S1 और S2 पैरेलल होंगे, समांतर होंगे, तब तब जोन 2 की पोलराइज्ड लाइट यानी ध्रुवित प्रकाश एज सच जोन 3 में पहुंच जाएगा, जैसी है वैसी ही बिना किसी चेंज के जोन 3 में पहुंच जाएगा। लेकिन जब जब स्लिट S1 और स्लिट S2 क्रॉस करेंगे तब तब जोन 2 की पोलराइज्ड लाइट जोन 3 में बिल्कुल भी नहीं पहुंचने पाएगी। ओके, और 360 डिग्री S2 को रोटेशन देने पर 2 बार S1 और S2 पैरेलल होंगे और 2 बार S1 और S2 क्रॉस हुए। इसका मतलब जोन 3 में 2 बार तो वेव बिल्कुल जो जोन 2 में है वैसी ही दिखाई पड़ेगी जोन 3 में, और 2 बार जोन 2 में तो पूरी वेव है लेकिन जोन 3 में 0 वेव हो जाएगी जब ये क्रॉस करेगा तब। ओके, इतनी बात आप समझ पाए, है ना। अब इसके बीच की बात देखें जरा, क्योंकि आप 2 बार तो 360 डिग्री जब S2 को घुमाया तो 2 बार तो ये पैरेलल हुए और 2 बार एक दूसरे से क्रॉस हुए। बाकी के समय तो ऐसा होगा जब ना ये तो पैरेलल होंगे और ना ये क्रॉस होंगे। इसका मतलब बाकी के समय अगर हमारी स्लिट S1 ये है और S2 ये है ना, तो 2 बार तो S1 और S2 पैरेलल हुए, 2 बार S1 और S2 क्रॉस हो गए। बाकी का समय कैसा होगा? बाकी के समय पर ना तो ये पैरेलल होंगे और ना ये क्रॉस होंगे, बल्कि S1 और S2 एक दूसरे से किसी एंगल पर होंगे। मान लीजिए आपका ये S1 है अगर, और S2 इससे किसी एंगल पर आ रहा है, ठीक है, तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि S1 से जो वेव निकल करके पोलराइज्ड हुई है ना, उसके वाइब्रेशन भी S2 के साथ किसी एंगल पर आएंगे, ना तो क्रॉस करेंगे और ना ही पैरेलल होंगे। ओके, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए जो S1 की जो आपकी डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होगी जोन 2 के पोलराइज्ड वेव के वाइब्रेशन की, है ना। जो S1 स्लिट की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन है S2 जोन 2 है उसमें पोलराइज्ड वेव के वाइब्रेशन की। ठीक, तो अगर S1 के साथ स्लिट S2 ना पैरेलल है ना क्रॉस, किसी एंगल पर हो जाता है, ये S1 है, और जो आपकी स्लिट S2 जो है वो ना तो पैरेलल है ना क्रॉस है, किसी और एंगल पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि S1 से जो पोलराइज्ड लाइट निकली वो तो S1 के ही पैरेलल है वाइब्रेशन में,
इसका मतलब है जोन 2 का वाइब्रेशन भी स्लिट S2 के ना तो पैरेलल होगा ना क्रॉस, किसी एंगल पर होगा। और किसी एंगल वाली कंडीशन को मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि जब किसी स्लिट पर कोई लाइट या कोई वेव ऐसे इंसिडेंट करती है कि ना तो वो पैरेलल है और ना क्रॉस किसी एंगल पर है, तो ये जो वाइब्रेशन है दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा, एक पैरेलल टू द स्लिट और एक परपेंडिकुलर टू द स्लिट। यानी ये वाला वाइब्रेशन दो कंपोनेंट में ब्रेक हो गया, एक स्लिट S2 के पैरेलल और दूसरा उसको क्रॉस करता हुआ। ठीक है, इसको मैं थोड़े डिफरेंट कलर से भी अगर आपको दिखा सकूं तो मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ, आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देखिए, हम ले लेते हैं यहां पर अपनी स्लिट S2, है ना। पहले हम ले लेते हैं, ये हमारा हुआ स्लिट S2, ठीक, ये है हमारी S2 स्लिट, ठीक। अब इससे हमने लिया हमारी वाइब्रेशन किसी और डायरेक्शन में, ये हमारा वाइब्रेशन हो गया जो ना तो पैरेलल है ना क्रॉस है। तो इस वाइब्रेशन को दो कंपोनेंट में हम ब्रेक करें और वो कंपोनेंट हमारे एक पैरेलल हो जाएगा, S2 से पैरेलल आप ले सकते हैं, और एक कंपोनेंट S2 से परपेंडिकुलर। तो जो S2 से परपेंडिकुलर पार्ट आएगा ये वाला, है ना, वो तो S2 रोक देगा, और जितना कंपोनेंट पैरेलल होगा S2 से वो S2 को क्रॉस करके निकल जाएगा। दैट मीन्स अगर हमारे S2 से किसी एंगल पर हमने वाइब्रेशन लिया तो वाइब्रेशन ना तो पैरेलल है ना क्रॉस, तो एज सच बिल्कुल जैसा है वैसा तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन इसका कुछ पार्ट, वो वाला पार्ट जो कंपोनेंट S2 से पैरेलल बचता है, सिर्फ उतना पार्ट S2 को क्रॉस करके जाएगा, जो पार्ट S2 से परपेंडिकुलर हो जाता है वो रोक दिया जाएगा। ओके, दैट मीन्स किस पे डिपेंड करेगा, जो S2 और वेव की वाइब्रेशन के बीच का एंगल है वो डिसाइड करेगा कि S2 को क्रॉस करके कितना पार्ट वाइब्रेशन का जोन 3 में जा पाएगा। S2 को क्रॉस करके कितना पार्ट वाइब्रेशन का जोन 3 में जा पाएगा, ये डिसाइड करेगा वाइब्रेशन और स्लिट S2 के बीच का एंगल। ठीक है, अगर पैरेलल है तो जोन 2 से जोन 3 में एज सच पहुंच गई आपकी वेव। अगर क्रॉस है S1 और S2 तो जोन 2 से पोलराइज लाइट जोन 3 में बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगी। अगर S2 आपका ना तो पोलराइज्ड वेव की वाइब्रेशन के पैरेलल है और ना ही क्रॉस किसी एंगल पर है, तो पोलराइज्ड वेव की वाइब्रेशन की डायरेक्शन और स्लिट S2 की डायरेक्शन के बीच का एंगल, है ना, इसे ऐसे कह सकते हैं। या जो पोलराइज्ड वेव की वाइब्रेशन की डायरेक्शन है वही है स्लिट S1 की डायरेक्शन, है ना। तो हम इसे सीधे से कह दें कि S1 और S2 के बीच का जो एंगल है वो डिसाइड करेगा कि जोन 2 से कितनी वेव जोन 3 में पहुंचेगी। समझ में आ गई बात इतना। अब इसका जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है वो आगे हम लोग मेलस लॉ में सीखने वाले हैं, मेलस का नियम। तो फ्रेंड्स, मेलस का नियम जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये वाला वीडियो आप बिल्कुल अच्छे से रेडी रखिएगा, क्योंकि मेलस लॉ में भी हम इस बहुत सारी चीजें सीखेंगे और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी सीखने वाले हैं। वहां हम इस पूरे वीडियो को यूज करेंगे, तब आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे और बड़े अच्छे से सारी चीजों को सीख पाएंगे। अभी यहाँ पे हमने मैकेनिकल वेव का डिमॉन्स्ट्रेशन देखा है, जिसमें S1 ने जोन 1 की अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज करके जोन 2 में भेज दिया, और S2 ने क्या किया, S2, अब हमने इसको एनालाइजर क्यों कहा, है ना। अब बात ये उठती कि S2 यहाँ क्या कर रहा है। ये तो जोन 3 में लाइट कभी पूरी चली जा रही है, कभी 0 जा रही है, और जब S1 और S2 के बीच कोई एंगल बन रहा है, यानी ना वो तो पैरेलल है और ना क्रॉस है, कोई और एंगल बन रहा है, तो जोन 3 में ना तो मैक्सिमम वेव है ना तो 0, बल्कि उसके बीच का कुछ वैल्यू आती है, और वो वैल्यू डिपेंड करती है S1 और S2 के बीच के एंगल कितना है उस पर, है ना। यानी जोन 3 पर जो जितनी वेव आएगी वो डिपेंड करती है कि स्लिट S2
स्लिट S1 के साथ कितने एंगल पर है, पैरेलल है, क्रॉस है या किसी और एंगल पर। ठीक, तो फ्रेंड्स अब यहां देखिए, अब हमने S2 को ही हम नाम देंगे एनालाइजर, विश्लेषक। आपने बोला था स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे पोलराइजर क्या है, एनालाइजर क्या है, ध्रुवक क्या है और विश्लेषक क्या है। तो S1 ने तो लाइट को पोलराइज किया, जोन 1 की अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करके जोन 2 में भेजा, इसलिए S1 है पोलराइजर, ध्रुवक। ठीक, अब यहां देखिए कि जोन 1 में आपकी अनपोलराइज लाइट है, मतलब वेव के चलने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन पर जितने भी डायरेक्शंस पॉसिबल है सबकी वाइब्रेशन प्रेजेंट है। तो अगर हम इस S1 स्लिट को पूरा 360 डिग्री से रोटेट करें, जैसा अभी हमने S2 को रोटेट करने की बात की थी, S2 को ना रोटेट करके S1 को वैसे ही पूरा एक सर्कल घुमा दीजिए, 360 डिग्री रोटेट कर दें, है ना। ये जैसे रखा है उसको हम 360 डिग्री रोटेट कर दें। देखिए रोटेशन में आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं और रोटेशन नहीं देना है। ये पेन आपके तरंग की चलने की दिशा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, है ना। तो इसे सामने से देख लीजिए, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है। तो बिल्कुल इस डायरेक्शन को ऐसे ही रखना है और इसको ऐसे रोटेशन देना है 360 डिग्री। ओके, और कोई रोटेशन की बात नहीं होगी यहां पर। तो रोटेशन आप ध्यान रखिएगा कि किस रोटेशन की बात की जा रही है। तो अगर हम इसको 360 डिग्री S2 को रोटेट करते हैं, तब तो आपने देखा कि जोन 2 और जोन 3 में क्या डिफरेंस आया। लेकिन S2 को ऐसा रहने दें और S1 को रोटेट करिए, तो पूरा रोटेशन आप 360 डिग्री करा दें तो भी जोन 2 में आप कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं करते हैं। जैसी वाइब्रेशन आपको मिल रही थी, यानी पोलराइज्ड वेव आपको मिलती है, जितनी पोलराइज्ड वेव मिल रही थी उतनी ही मिलती रहेगी। बस क्या होगा कि स्लिट S1 की जो डायरेक्शन है उसके पैरेलल वाले वाइब्रेशन आपको मिलेंगे, लेकिन जितनी वेव थी उतनी ही रहेगी। जबकि जब हमने S2 को रोटेट किया तो जोन 2 में जो वेव आई उससे कंपेयर करें जोन 3 में, तो 2 बार तो जैसी वेव 2 में थी वैसी ही हमें 3 में मिली। 2 बार 2 में तो फुल है लेकिन 3 में 0 हो गई। और उसके बीच में जब S1 और S2 ना तो पैरेलल है ना क्रॉस है, तब जोन 3 में डिपेंड करती है कि वेव कितनी होगी। वो किस बात पर डिपेंड करती थी कि S1 और S2 के बीच एंगल कितना है। जबकि जोन 2 में S1 को घुमाते पर भी जोन 2 में वेव पे कोई चेंज नहीं आता है। तो यहां देखिए, अगर जोन 1 अनपोलराइज्ड है, यही कारण है कि S1 को घुमाने पर 360 डिग्री जोन 2 में वेव में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जब S2 को आपने घुमाया तो जोन 3 में जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंज ये शो कर रहा है कि जोन 2 की जो वेव है वो पोलराइज्ड है। अगर जोन 2 में अनपोलराइज्ड वेव होती तो S2 को भी 360 डिग्री रोटेट करने पर जोन 3 में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन चूंकि जोन 2 में पोलराइज्ड वेव आ गई है, तो यही कारण होता है, पोलराइज्ड वेव है जोन 2 में, इसीलिए जोन 3 में आपको वेव में चेंज मिलता है। 2 बार मैक्सिमम, 2 बार 0 और बाकी उसके बीच की वैल्यू आपको मिलती हैं। इतना क्लियर हो गया आपको। मतलब S2 ने क्या किया, S2 ये चेक करके बता सकता है कि जोन 2 में पोलराइज्ड वेव है या अनपोलराइज्ड है। अगर जोन 2 में अनपोलराइज्ड वेव होती तो S2 को रोटेट करने पर 360 डिग्री से जोन 3 में वेव में कोई भी चेंज नहीं मिलता। जितनी आपको मिल रही थी उतना ही मिलता रहेगा। इसलिए, और अगर जोन 2 पोलराइज्ड है तो क्या हुआ वो आपने देखा, चेंजेस आपको देखने को मिले। यानी S2 को रोटेट करके हम ये पहचान सकते हैं कि जोन 2 में पोलराइज्ड है वेव या अनपोलराइज्ड है। इसलिए चूंकि हम इस पहचानने के लिए S2 को यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इसे एनालाइजर कहते हैं, विश्लेषक कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज आपको यहां पे क्लियर हुई। अभी हम इसे जब लाइट के टर्म्स में बात करेंगे, प्रकाश के टर्म्स में बात करेंगे, तो आपको थोड़ा सा और इंटरेस्ट इसमें अभी आने लग जाएगा। लाइट के टर्म्स में हम बिल्कुल जो हमने यहाँ पे मैकेनिकल वेव की बात की है, यही चीज फ्रेंड्स हमें लेना है
लाइट के लिए, यानी जहां पे अनपोलराइज्ड वेव लिखा है वहां हम करेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। बाकी बिल्कुल जैसे हमने मैकेनिकल वेव के लिए किया हमें वही करना है। बस हमें ध्यान क्या रखना है, यहां जैसे हमने हार्ड बोर्ड या पेपर लेकर के बताया कि इसमें स्लिट कट कर दें और ऐसे रस्सी को निकाल करके हम पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन लाइट की तो फ्रेंड्स एम्पलीट्यूड इस मैकेनिकल वेव के कंपैरिजन में तो बहुत ही छोटी होती है, उसे आप ऐसे आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। उसका एम्पलीट्यूड, उसका वेवलेंथ सब बहुत छोटा होता है। तो अगर हम ऐसे पेपर लें और उस पर स्लिट काट दें जैसे अभी हम लोगों ने बात की, तो आप लाइट उससे चाहे वो किसी भी डायरेक्शन का वाइब्रेशन हो, चाहे पैरेलल हो चाहे क्रॉस हो, पूरी की पूरी ऐसे निकल जाएगी। यानी अगर हम लाइट, हमें पता है कि ये आपकी ट्रांसवर्स वेव ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन अगर हम इसमें पोलराइजेशन देखना चाह रहे हैं, इसे हम अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करना चाह रहे हैं, तो जो स्लिट की हम लोग बात की, S1 स्लिट और S2 स्लिट की बात की, वो हमें उसी लाइट की वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड के ऑर्डर वाला ही लेना पड़ेगा। स्लिट उतना छोटे साइज का लेना पड़ेगा, तो वो तो पेपर पे कट करके बनेगा नहीं। इसलिए हम नेचुरल एक टूरमैलिन क्रिस्टल, ओके, टूरमैलिन क्रिस्टल लेते हैं और वो टूरमैलिन क्रिस्टल नेचुरल स्लिट का काम करता है। तो स्लिट S1 की जगह पहला टूरमैलिन क्रिस्टल आप लगाएंगे, स्लिट S2 की जगह दूसरा टूरमैलिन क्रिस्टल लगाएंगे, और बिल्कुल यही एक्सप्लेनेशन होगा जो हम अनपोलराइज्ड वेव और पोलराइज्ड वेव की बात लेकर के यहाँ पे हम लोगों ने किया है, सेम एक्सप्लेनेशन। मतलब हमें क्या करना होगा, स्लिट S1 की जगह आप कह देंगे दिस इज द फर्स्ट टूरमैलिन क्रिस्टल, है ना, जिसका ये एक्सिस है, क्रिस्टल की जो एक्सिस है वो पहली स्लिट S1 हो जाएगी, ठीक है। इसके सामने आप दूसरा टूरमैलिन क्रिस्टल रख दीजिए और वो बिल्कुल स्लिट S2 की तरह काम करने लग जाएगा, ये इसकी एक्सिस हो गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इधर लाइट आपकी चलेगी, यहां से आपने अनपोलराइज लाइट डाला, ठीक है, तो जो स्लिट S1 के पैरेलल वाइब्रेशन होंगे वो निकल के यहां आ जाएंगे, ओके। अब देखिए, अब स्लिट S2 का काम शुरू होगा। अब अगर स्लिट S2 और S1 पैरेलल है तो ये जोन 1 था, ये जोन 2 था, ये जोन 3 था, जो भी आपने सीखा था। तो अगर स्लिट S2 और S1 पैरेलल है तो जोन 2 में जितनी लाइट दिख रही होगी वो सारी की सारी लाइट यहां पहुंच जाएगी। अगर स्लिट S1 और S2 क्रॉस है तो जोन 3 में 0 लाइट जाएगी, और अगर S1 और S2 ना तो क्रॉस है ना पैरेलल बल्कि किसी एक एंगल पर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल ही डिसाइड करेगा कि जोन 3 में कितनी लाइट जाएगी। क्लियर। अब यहां पे वही चीज, अगर हम स्लिट S1 को पूरा 360 डिग्री रोटेट कराएंगे तो चूंकि यहां जोन 1 में अनपोलराइज लाइट है, सारे वाइब्रेशंस हैं, तो S1 को रोटेट कराने पर जोन 2 में कोई भी चेंज नहीं आएगा, जितनी लाइट आ रही थी उतनी ही लाइट आती रहेगी। अब S1 को ऐसे ही रखिए और S2 को 360 डिग्री रोटेट कराएं, तो चूंकि जोन 2 में पोलराइज लाइट है, अब S2 को रोटेट कराया तो जब जब ये पोलराइज लाइट की वाइब्रेशन या और S2 पैरेलल होंगे, दैट मींस S1 और S2 स्लिट यानी टूरमैलिन क्रिस्टल के एक्सिस जब जब पैरेलल होंगे तब तब जोन 3 में मैक्सिमम लाइट होगी। जब जब स्लिट S1 और S2 क्रॉस करेंगे तब तब जोन 3 में 0 लाइट होगी, और जब जब किसी एंगल पर होंगे यानी S1 और S2 ना तो पैरेलल ना तो क्रॉस किसी और एंगल पर होंगे, तब तब जोन 3 में 0 और मैक्सिमम के बीच लाइट आएगी। क्लियर। तो यहां से हम S2 को यूज करके अगर S2 को 360 डिग्री रोटेट करने पर जोन 3 पे 2 बार लाइट मैक्सिमम और 2 बार लाइट 0 हो जाती है। जोन 3 में 2 बार लाइट, ये है आपका जोन 3, 2 बार लाइट मैक्सिमम और 2 बार 0 हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जोन 2 की लाइट परफेक्टली पोलराइज्ड है। अगर जो S2 को 360 डिग्री रोटेट करें और जोन 3 में कोई चेंज लाइट में ना आए तो हम सीधे से कह देंगे कि जोन 2 में लाइट पोलराइज्ड नहीं हुई है।
और फ्रेंड्स एक और केस आता है, वो केस क्या है कि अगर S2 को हम पूरा 360 डिग्री रोटेट करें और 360 डिग्री जो S2 को रोटेट करने पर भी जोन 3 में 2 बार लाइट मैक्सिमम हुई और 2 बार मिनिमम हुई। S2 को 360 डिग्री का रोटेशन दिया और जोन 3 में 2 बार लाइट हमारी मैक्सिमम पे गई और 2 बार मिनिमम पर गई, लेकिन जो मिनिमम हुआ वो 0 नहीं था, यानी थोड़ी थोड़ी सी लाइट आपको दिखती रही। तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि जोन 2 की लाइट पोलराइज तो हुई है, लेकिन वो परफेक्टली पोलराइज्ड नहीं है, पूर्णतः ध्रुवित नहीं है, वो पार्शियली पोलराइज है, आंशिक ध्रुवित हुई है। इसका मतलब क्या है कि एक कंपोनेंट तो ज्यादा है, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये पूरा जो स्टार है इसको हम 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में लिख रहे थे, है ना। तो अगर ये अनपोलराइज लाइट है तो ये पैरेलल और ये वाला दोनों बराबर कंपोनेंट होंगे, लेकिन अगर एक कंपोनेंट ज्यादा हो और दूसरा वाला कंपोनेंट कम हो तो इसको हम कहते हैं पार्शियली पोलराइज्ड। समझ के, यानी अगर जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन पॉसिबल थे उनमें सारे डायरेक्शन के वाइब्रेशन बराबर हैं, सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब है वो अनपोलराइज्ड। अगर सिर्फ एक डायरेक्शन का वाइब्रेशन है बाकी वाइब्रेशन 0 तो वो परफेक्टली पोलराइज्ड। लेकिन अगर एक डायरेक्शन का पूरा वाइब्रेशन है और उसके जस्ट परपेंडिकुलर वाला 0 नहीं हुआ बल्कि कुछ कुछ बचा रहा तो पार्शियली पोलराइज्ड है। और अगर जोन 2 में लाइट जो पहुंची वो परफेक्टली पोलराइज नहीं हुई, पार्शियली हुई, यानी एक वाइब्रेशन तो पूरा है दूसरा वाला 0 नहीं हुआ, थोड़ा सा बचा रह गया, तो S2 को 360 डिग्री पूरा रोटेट करने पर भी जोन 3 में 2 बार लाइट मैक्सिमम पे रहेगी और 2 बार मिनिमम पे, लेकिन वो मिनिमम वाला 0 नहीं होगा, ये याद रखिएगा। यानी जो दूसरा वाला क्रिस्टल है S2 टूरमैलिन क्रिस्टल, या जैसे हमने मैकेनिकल वेव में बात की थी, स्लिट की बात की थी, स्लिट है वो इस काम के लिए हम यूज करते हैं कि हम चेक कर पाए कि लाइट पोलराइज्ड है कि अनपोलराइज्ड है कि पार्शियली पोलराइज्ड है, अध्रुवित है, ध्रुवित है या आंशिक ध्रुवित है, इसका पता लगाते हैं S2 को यूज करके। और जिस डिवाइस को यूज करके हम ये चेक करते हैं कि लाइट पोलराइज्ड है, अनपोलराइज्ड है या पार्शियली पोलराइज्ड है, उसी को हम कहते हैं एनालाइजर। और S2 यहाँ पे यही काम कर रहा है, इसलिए S2 है एनालाइजर। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने देखा कि हम किस तरीके से अनपोलराइज्ड वेव को पोलराइज्ड कर सकते हैं, या अगर हम जो स्लिट की बात करते हैं, स्लिट की जगह नेचुरल हम टूरमैलिन क्रिस्टल यूज कर लें तो वो हमारी लाइट वेव के लिए एक नेचुरल स्लिट का काम करती है। जिस साइज का हमें स्लिट चाहिए लाइट की वेवलेंथ और उसके एम्पलीट्यूड को देखते हुए, बिल्कुल उसके लिए परफेक्ट स्लिट का काम करती है। तो हम उस टूरमैलिन क्रिस्टल को यूज करके लाइट को कैसे पोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड से पोलराइज्ड कर पाते हैं, कैसे हम चेक कर पाते हैं कि लाइट हमारी पोलराइज्ड है, अनपोलराइज्ड है या पार्शियली पोलराइज्ड है, और क्या होता है आपका पोलराइजर और क्या होता है आपका एनालाइजर, ये चीजें हम लोगों ने देखी हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको अभी इतना ही बताने वाली हूं, लेकिन आप ये वीडियो आगे कंटिन्यू करिएगा इस सीरीज को, और इस वीडियो को अच्छे से आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम मैलस लॉ बिल्कुल इसी से मैच करता हुआ बहुत आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं। और मैलस लॉ पे बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में और कंपटीशन में, हम उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। आज हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।